हाँ जी, वेलकम बैक टू A3 क्लासेस। तो दिस इज उज्ज्वल सर, और आज हम लोग कंसिडरेशन पूरा निपटा देंगे। कल एक्चुअली क्लास के बीच में क्लास तो बड़ी रिकॉर्ड हुई थी, बट शायद माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उस चक्कर में पूरी क्लास आपको आ नहीं पाई, तो सिर्फ 13-14 मिनट की आई। तो आज हम लोग फिर से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब कंसिडरेशन पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, प्रेजेंट से, या फिर फ्यूचर के किसी इवेंट से। तो इसके लिए ये दो एग्जांपल हैं जो हम लोग ए वाला देखते हैं। ए ने कोई सर्विसेज परफॉर्म करी बी के डिज़ायर पे। एक हफ्ते बाद बी ने प्रॉमिस किया कि वो उसे कॉम्पनसेट कर देगा उसी काम के लिए, ठीक है। तो उसे पास कंसिडरेशन कहेंगे। अगर वहीं एक कोई फ्यूचर में काम करता है जिसके लिए पहले से कोई अनाउंसमेंट हो रखी होती कंसिडरेशन की, तो वो फ्यूचर का ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन इन नॉट बी एडिक्वेट। तो बेटा ये मार्किंग्स चल रही हैं साथ में, उनको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, मतलब कंसिडरेशन कम अमाउंट की भी हो सकती है, लेकिन ये देखो, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन। इस बात को नोट कर लेना, एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये बात किसी तरह कोई कहता है या प्रूव हो जाती है कि कंसिडरेशन वॉइड है, लीगल नहीं है, मतलब आपने उसका जो कंसेंट लिया है वो फ्रीली गिवन नहीं है, किसी अनलॉफुल मीन्स है, तो उस टाइम पे इस बात को नोट किया जाता है कि आपने कंसिडरेशन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम क्यों है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि एक्स ने प्रॉमिस कर दिया अपना घर बेचने को 10 लाख में, जिसकी वैल्यू थी 60 लाख। तो सिर्फ इस बेसिस पे कंसिडरेशन को अवॉइड नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने 10 लाख का बेच दिया। लेकिन अगर उसने बोला कि आपने उसका जो कंसेंट है वो, ये जो 3 चीज़ें लिखी हैं ना, ये अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, ये अनलॉफुल मीन्स होते हैं किसी की कंसेंट लेने के। तो अगर ऐसे लिया है तो फिर आप पे केस हो जाएगा, जो भी लीगल प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ व्हाट वन इज़ लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब कोई लीगली जो काम करने के लिए बाउंडेड है उसको वो काम करना चाहिए, उसके लिए उसको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। जैसे मेरी बात समझो कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या पुलिस स्टेशन है, या फिर बैंक अकाउंट है, या फिर बैंक ब्रांच है, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्टाफ की या किसी की भी, तो उन्हें अपना काम करने के पैसे मिल रहे हैं ना, राइट। तो अगर आप वहाँ पे कंसिडरेशन करते हो या अंडर द टेबल पैसे देते हो अपना काम जल्दी कराने या कराने के लिए, तो उसको कंसिडरेशन नहीं कंसिडर किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो लीगल ही नहीं है, उन्हें अपना काम करने का पैसा ऑलरेडी मिल रहा है, तो उन्हें और पैसे देना इज़ नॉट अ लीगल थिंग, और वो लीगली बाउंड है अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। वैसे ही इस बात को समझ गए आप लोग कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूशनरी नहीं। इल्यूशनरी कंसिडरेशन क्या हो गया बेटा? जैसे मान लो कि आपसे मैंने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप प्रेजेंस ऑफ मैजिक ढूंढ लो, अगर आप एलियन का किसी, मतलब अननोन बॉडी का जो अर्थ की नहीं है उनका एड्रेस बता दो, या फिर किसी डेड बॉडी को अलाइव ले आओ। मतलब ऐसे कंसिडरेशन जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमनली आज के डेट में, अगर ऐसा कोई भी कंसिडरेशन हम लोग करते हैं तो वो इल्यूशनरी होता है और वो लीगल नहीं होता, माना नहीं जाता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है एक्चुअली, उसको कुछ माना ही नहीं जाता। उसके बाद कंसिडरेशन अनलॉफुल, इमोरल और अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। क्या होता है ये सब? अनलॉफुल मतलब कि लॉफुल नहीं है, इतना समझ आ गया। इमोरल मतलब आपकी मॉरलिटी के खिलाफ है कुछ, कोई इमोरल एक्ट है, वो एक ह्यूमनली मॉरल या ह्यूमनली गुड बीइंग वाला एक्ट नहीं है। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, जो इन जनरल पब्लिक के अगेंस्ट कोई भी काम होता है वो। उसके बाद सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि क्या है, थर्ड पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब आप और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई तीसरा बंदा आके बीच में आप पे या मुझ पे केस कर सकता है। तो इन जनरल ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सूट, से वहीं कर सकता है। लेकिन इस केस के सर्टन एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस केस। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीज़ें अपनी बुक में मार्क कर लेना, ठीक है। और इस एक्सेप्शन को क्या कहते हैं, ये नहीं लिखा है, सॉरी। ये जो होता है ना कि सिर्फ हम दोनों में सिर्फ हम ही दोनों एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो चलो अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हें स्यू कर सकती है। जो ट्रस्टी है जिसके बेसिस पे ये ट्रस्ट बिल्ट हुआ है वो भी स्यू कर सकता है।
उसके बाद फैमिली सेटलमेंट के केसेस में आपको स्यू किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए है, इस एग्जांपल को ढंग से देखना। एक्स एंड वाई दो ब्रदर हैं जो अग्री करते हैं 20,000 रुपये अपनी मदर को जॉइंटली भेजने के लिए हर मंथ, उनकी अलाउंस के लिए, उनके खर्चों के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में वो डिनाई कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों भाइयों ने आपस में किया था, डिनाइल भी दोनों भाइयों ने आपस में किया है कि नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मम्मी उन्हें स्यू कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें म्यूचुअली बेनिफिट किसका था? उनका था ना। तो अगर वो थर्ड पार्टी हैं लेकिन उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ मिल रहा है, इसलिए वो स्यू कर सकती हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट, मतलब किसी शादी के कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में, जैसे ये देखो इस एग्जांपल में दिया है कि एक मिस्टर एक्स है जिन्होंने अपनी वाइफ को इल ट्रीट किया है। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स की वाइफ के जो फादर है, मिस्टर पुरी नाम है उनका, मिस्टर पुरी, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अब अगर दोबारा मिस्टर एक्स ने उनकी वाइफ को इल ट्रीट किया तो उन्हें मंथली अलाउंस देंगे और वो लोग अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर से मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को इल ट्रीट किया, तो अब उनकी वाइफ मिस्टर एक्स पे केस कर सकती है और वो उनसे मंथली अलाउंस ले सकती हैं। पर मिस्टर एक्स की वाइफ को केस कर सकती है, मिस्टर पुरी कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर पुरी के से हुआ था। लेकिन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके लिए था? मिसेस एक्स के लिए, इसलिए वो भी केस फाइल कर सकती हैं। भले वो थर्ड पार्टी हैं लेकिन उनको इस कॉन्ट्रैक्ट से इफेक्ट तो हो रहा है ना। उसके बाद इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे मान लो कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से किसको बेनिफिट होगा, वो बंदा असाइन कर दिया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट से फ़ायदा तुम्हारा है, तो जिसका फ़ायदा है, जिस पे वो बेनिफिट है, जो असाइंड है उस जगह पे, अगर वो कुछ पर्सनल स्किल के बेसिस का काम नहीं है तो वो भी केस फाइल कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है मिस्टर अंकित शर्मा ने अपने सन पे असाइन कर दी एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपने बेटे के लिए ली है, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम उनका बेटा ले सकता है, भले पार्टी करने वाले मिस्टर अंकित शर्मा हो और इंश्योरेंस फाइल करने वाली इंश्योरेंस कंपनी हो। लेकिन अंकित शर्मा का भी वहाँ एक रोल है, वो भी अपने इंश्योरेंस के लिए क्लेम फाइल कर सकता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो हो उसी के ले रहा है, उसी के बेसिस पे हो रहा है। दोनों अग्रीमेंट करने वाली पार्टी कर तो उसी के लिए रही है ना, इसलिए। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि एस्टोपेल मतलब कि उसने अपनी एक नॉलेज दे दी है कि हाँ ठीक है वो अब आगे परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर वो बाद में रिफ्यूज़ कर जाता है तो उस पर केस किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पे एल, एम और एन, एल एम एन का एक एग्जांपल है जिसमें एल को एन को 20,000 रुपये देने थे, तो एल ने वो पैसे एम को दे दिए और एन से कहा कि तुम एम से 20,000 रुपये ले लेना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यही एग्जांपल पे आप एल एम एन काट के एक्स वाई जेड लिख के पढ़ना, क्योंकि एम एन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो एम के पास अब 20,000 रुपये हैं जो एल ने दिए हैं और एम को वो पैसे एन को देने हैं। एम ने एन को अग्री भी कर दिया कि हाँ पैसे उसके बाद हैं, लेकिन उसके बाद वो उसे पैसे नहीं दे रहा। तो अब जो एन है, एन पार्टी क्या एल को स्यू करेगी कि एम को? वो एल को नहीं स्यू कर सकती क्योंकि एल ने पैसे दिए और एम ने कन्फर्मेशन भी दिया है। लेकिन वो एम को स्यू कर सकती है क्योंकि पैसे उसके पास हैं। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पे मैं एक सेकंड रुक गया था कि आप लोगों ने ये एग्जांपल पढ़ लिया हो, ठीक है। उसके बाद इन द केस ऑफ कन्वेनिएंट रनिंग विद द लैंड, अब इस बात को इससे आप लोग बाद में पढ़ना, ये वाले एग्जांपल ज़रूर पढ़ लेना, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे मान लो आपने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी, आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड थी और आपने उससे कहा कि प्रॉमिस करो कि यहाँ पे कभी भी कोई फैक्ट्री नहीं डलेगी क्योंकि आसपास की एग्रीकल्चर लैंड ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने वो प्रॉपर्टी आगे भेज दी, जिसको बेची मैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताना भूल गया, लेकिन फैक्ट्री वो भी नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने मुझसे प्रॉमिस किया था लाइफ टाइम के लिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड आसपास है तो यहाँ कभी भी फैक्ट्री नहीं डल सकती। तो अब वो प्रॉपर्टी जितने भी लोग खरीद ले, वो आपका जो अग्रीमेंट है ना वो फॉलो सबको करना ही पड़ेगा, वरना आप केस कर सकते हो किसी के भी खिलाफ। जिसकी भी वो प्रॉपर्टी होगी वो वहाँ पे फैक्ट्री नहीं डाल सकता, भले वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कन्वे किया गया और ना किया गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ओके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। एजेंट के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो भी उतना ही लीगल होगा जितना मेरे थ्रू आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो। जैसे अगर मेरा कोई एजेंट है तो मेरे बेसिस पे मेरी अप्रूवल के साथ मेरी तरफ से कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। तो अगर वो कुछ गलत करेगा तो मुझे फ़ाइन भी भरना पड़ेगा और वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मुझे उस पे स्टिक करना पड़ेगा, उतना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मैं बैक ऑफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर एजेंट अपनी लीगल पावर्स के ख़िलाफ़ जाके कुछ काम करता है तो वो एक ऑल द एंड डिफरेंट मैटर है और उस पर मैं उसे स्यू कर सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली अगर वो जितनी पावर्स उसे मिली है उसी के बेसिस पे काम कर रहा है तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकता जस्ट बिकॉज मेरा मन नहीं है। चलो अब आ जाओ वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वैलिडिटी क्या होती है एक एग्रीमेंट की विदाउट कंसिडरेशन? मतलब कि एक एग्रीमेंट कितना वैलिड है अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो जनरल रूल में आ जाता है। जनरल रूल इज़ दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। इन एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल रूल क्या कहता है कि एक कंसिडरेशन बिना एक एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के नहीं हो सकता, वो वॉइड हो जाएगा। उनके हिसाब से कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन However, Indian Contract Act contains certain exceptions to this rule. क्या एक्सेप्शंस है? इन फॉलोइंग केसेस में अग्रीमेंट कैन बी मेड विदाउट कंसिडरेशन और वो वैलिड भी होंगे, एनफोर्सिएबल भी होंगे। अब क्या हैं वो केसेस? नेचर, लव एंड अफेक्शन। आपका पेरेंटिंग हो गई, आपकी वाइफ हो गई या कोई भी हो गया जिनसे आपको प्यार है तो आप प्यार में उनके लिए कोई एक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना। इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज़। उसके बाद पार्टीज़ मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप, क्योंकि अगर उसके बिना नहीं करो तो माना जाता है कि आप शायद फ्रॉड का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि प्यार सिर्फ रिलेशनशिप में कहीं आसपास में ही होता है, ऐसा एक गवर्नमेंट का मानना है। उसके बाद वो राइटिंग में होना चाहिए और वो किसी लॉ में रजिस्टर होना चाहिए। ये आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल पे एक फादर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को 5 लाख रुपए का नेकलेस दे रहे हैं और दूसरे एग्जांपल पे आपका हस्बैंड रजिस्टर कर रहा है एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ। अब ये वैलिड कंसिडरेशन है और ये वॉइड नहीं है, क्योंकि भले ही इसमें आपका वो ना हो कि कंसिडरेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन दोनों अपने लव और अफेक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जैसे आपने पीछे पास्ट में कोई काम किया था जिसके लिए कोई अब आपको पे करना चाहता है, तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि पास्ट में आपने वो काम किया था। तो पास्ट के काम के लिए भी अगर आपको कंसिडरेशन मिलती है वो भी वैलिड है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है। सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड, सर्विसेज मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फ्रॉम द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर नहीं किया होना चाहिए। और प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सर्विसेज वर रेंडर, प्रॉमिसर उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए जब सर्विसेज दी गई थी। उसके बाद प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंटेड टू कॉम्पनसेट द प्रॉमिसी, प्रॉमिसर का मन हो कि वो प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करे। अच्छा, बाय द वे प्रॉमिसर वो होता है जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रॉमिसी वो होता है जो परफॉर्म करता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आई गेस 2-3 पन्ने का ही बताया, ज़्यादा नहीं, ये लो बस एक ही पन्ने का, 2-3 भी नहीं है। उसके बाद ये वाले एग्जांपल्स देख ज़रूर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आ जाता है। उसके बाद प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है? टाइम बार डेट क्या होता है? चलो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ए इज़ इंडप्टेड टू सी, मतलब ए पे सी का कर्जा है, कितने का? 60,000 का। बट द डेट इज़ बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, डेट किससे बार्ड है? लिमिटेशन एक्ट। ए साइन करता है एक रिटर्न प्रॉमिस कि वो आज 50,000 रुपये दे देगा फाइनल सेटलमेंट में अपने डेट के लिए। अब इसमें कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ए जो 50,000 रुपये दे देगा उसके बदले में सी कुछ नहीं देगा, राइट। लेकिन वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। क्यों? क्योंकि सी ने पैसे दिए थे तभी तो वो 60,000 का डेट है, या सी ने कुछ तो दिया होगा जिसके बेसिस पे वो डेट है। आज की डेट में नहीं तो क्या, पहले तो वो अग्रीमेंट में बेनिफिट अचीव कर चुका है ना, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। डेट्स के केसेस में ये वैलिड होता है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, टाइम बार डेट मतलब कि एक पुराने टाइम में कुछ था जिसके बेसिस पे आपका ये डेट है जो अब आपको
फुलफिल करना और पैसे देना है, ठीक है। यहाँ तक डिस्कस कर लिया। इस वाले पॉइंट को अगर आप नहीं समझ पाओ तो मगअप कर लेना, ये पेपर में आ जाता है कभी कभी। और कई बार मैंने देखा लोग टाइम बार्डेड को इतना समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद एजेंसी पे आ जाओ। एजेंसी क्या होती है? एजेंसी क्या होती है? एजेंसी बेसिकली आपका बिज़नेस परफॉर्म करने का एक प्लेटफॉर्म समझ लो। आप जैसे बिज़नेस करते हो ना, तो उसमें आप NPO बना सकते हो या और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हो। तो ऐसे ही आप एजेंसी अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो जब एजेंसी क्रिएट करते हो तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन होना ज़रूरी नहीं है, आप एजेंसी बना सकते हो। तो उसी को लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर 1872 नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। तो ये बिज़नेस मॉडल आपको बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट ऑफ बेलमेंट और चैरिटी। तो सबसे पहले हम लोग चैरिटी डिस्कस करेंगे। चैरिटी बेसिकली केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। आप लोग ये केस लॉ ज़रूर लिख कर आना, अगर इसका पॉइंट लिख कर आओगे तो। अगर एक प्रॉमिस ही अंडरटेक करता है एक लाइबिलिटी, ठीक है, प्रॉमिस करता है वो कुछ पे करने को, लेकिन एज अ चैरिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए वो प्रॉमिस करता है, तो उसमें उसको रिटर्न में कोई कंसिडरेशन नहीं मिले, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन हटाओ, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि चैरिटी के बेसिस पे आप लोग को कुछ टैक्स एग्जम्पशन भी मिलते हैं। और अगर किसी को पता है कि कौन से सेक्शन में मिलते हैं तो अभी कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो। इसके बाद चलो आ जाओ बेलमेंट पे आ जाओ। बेलमेंट क्या होती है? चलो ये एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए ने अपनी गोडाउन की कीज दी मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने डिपॉजिट किया कुछ गुड्स, उसमें मिस्टर वाई के पास उस गोडाउन का पोजेशन आ गया, ठीक है। पोजेशन आया है, ओनरशिप नहीं आया है। जैसे ही मिस्टर वाई ने वो गुड्स गोडाउन से निकाले, ही इज़ लायबल टू हैंड ओवर द कीज बैक टू मिस्टर ए। तो बेसिकली मिस्टर ए का गुड है जो उन्होंने मिस्टर वाई को दिया अपने गुड्स रखने के लिए, ठीक है। तो मिस्टर ए का गोडाउन मिस्टर ए का ही रहेगा, लेकिन अभी उसकी ओनरशिप किसके पास आ रही है? मिस्टर वाई के पास। और जैसे ही वो अपना सामान निकालेंगे वो मिस्टर ए को गोडाउन की चाबी वापस कर देंगे। बस इतनी सी बात है, ईजी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये हो गया आपका बेलमेंट हो गया ना। अच्छा ये देखो बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट डिफाइंस द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। इसको अंडरलाइन कर लेना। द डिलीवरी इज मेड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट पोस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस द गुड्स विल आइदर बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, ठीक है। बेलमेंट और एजेंसी को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एजेंसी, यहाँ पे बेलमेंट, इन दोनों के शब्द में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट्स क्या होता है? कंप्लीटेड गिफ्ट में आपका नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन का रूल यहाँ अप्लाई नहीं करता। इस पर एक्चुअली यही गिफ्ट ही दिया जाता है जिसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता, उसको हम लोग कंप्लीटेड गिफ्ट बोल देते हैं। गिफ्ट की जगह कंप्लीटेड गिफ्ट बोल देते हैं। बस जब आप कोई गिफ्ट देते हो तो उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए ना, बस उसकी बात को लिखा है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी बिटवीन अ डोनर एंड द डोनी। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अप्लाई। बस इन दो बातों को अंडरलाइन कर लेना। इतना ही है आपके आज के चैप्टर के लिए। आई होप आप लोग को क्लास में मज़ा आया होगा, ठीक है। चलो आज क्लास बंद करते हैं, कोई क्लास प्रैक्टिस कर लेना। कल हम लोग चालू करेंगे नए चैप्टर के साथ।